हे बच्चों, केमिस्ट्री इन मिनट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ टिप्स दी थी कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्यों बनता है और कितने बनते हैं। इस वीडियो में मैं बताने आपको जा रहा हूं कि बॉन्ड कितने टाइप का होता है, कौन कौन से बॉन्ड केमिकल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आज मैं आपको चार्जेस के बारे में भी 1 मिनट का लेक्चर दूंगा कि चार्जेस हैं क्या। कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पहले मैं आपको टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करता हूं। बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कौन कौन से हम लोग स्टडी करेंगे। पहला जो बॉन्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, और आयोनिक बॉन्ड। कितने तरीके के बॉन्ड्स हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। पहला बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। तीसरा बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड जो हमें केमिस्ट्री में मिलेंगे, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। कौन सा मिलेगा? मॉलिक्यूलर बॉन्ड। एंड द वन मोर टाइप ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इतने मेजर टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं पूरी केमिस्ट्री में, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, इन्हीं दोनों का ही यूज है। अच्छा बच्चों, बॉन्ड बनता कैसे? जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अ काइंड ऑफ फोर्स विच बाइंड टू एंटिटीज टुगेदर। वो फोर्स क्या है, वो फोर्स कैसे डेवलप होता, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिराइविंग दिस फोर्स, इस फोर्स का कारण क्या है? बच्चों, चार्ज। क्या चीज है? चार्ज। अच्छा बताओ, चार्ज कितने तरीके का होता है? आई एम श्योर आप यही कहने वाले हो, चार्ज 2 तरीके का होता है। यह बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि चार्ज 2 तरीके। मैं आपसे पूछता हूं कि कौन कौन से 2 तरीके? आप कहोगे नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। यही तो बोलने वाले हो। कितने तरीके के चार्जेस हैं? 2 तरीके, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल गलत। अच्छा चलो बताओ, आप नेगेटिव चार्ज आप कहोगे इलेक्ट्रॉन, मैं कहूंगा पॉजिटिव चार्ज, आप क्या प्रोटॉन कह दोगे? क्या आप प्रोटॉन कहोगे? नो, चार्ज इज ओनली ऑफ वन काइंड एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन। दैट इज इलेक्ट्रॉन। चार्ज केवल एक ही तरीके का है, और वो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। आप 100 लोग खड़े करिए, सड़क पर निकलिए घर से बाहर, और 100 लोगों से पूछिए तो 100 में से 100 लोग कहेंगे देयर आर द 2 टाइप ऑफ चार्ज। बट मैं आपसे कहता हूं चार्ज इज ओनली ऑफ वन टाइप। कौन? चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अब देखो मैं आपको बहुत अच्छी सी चीज बताता हूं। सपोज करो मैंने यहां पे एक एलिमेंट लिया, सोडियम ले लिया। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप, गिव मी आंसर। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लास 9th में पढ़ा होगा, Na+ बन गया इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, Cl- बन गया। अच्छा देखो, ये भी न्यूट्रल स्पीशीज है, ये भी न्यूट्रल स्पीशीज है, और देखो ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई। कैन यू टेल मी ये पॉजिटिव क्यों हुई? इससे इलेक्ट्रॉन निकला। ये नेगेटिव क्यों हुई? इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया। तो कोई बॉडी अगर पॉजिटिव हो रही है या कोई बॉडी नेगेटिव हो रही है, तो क्यों हो रही? एक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज, एक में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली जो भी बॉडी, जो भी एटम, जो भी आयन में बदल रहा है, एटम क्यों बदल रहा है? इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से। क्यों बदल रहा है? इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा,
और इसको क्या बोलेंगे? कैटायन। क्या बोलेंगे? कैटायन। अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है कोई एटम तो नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जहां पे आता है वो नेगेटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन खुद में क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब निकलेगा, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, कोई एटम न्यूट्रल है, उससे नेगेटिव निकल गया तो ऑब्वियसली बात पॉजिटिव एक्सीड कर जाएंगे प्रोटॉन्स। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन चला गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर गए तो नेगेटिव बढ़ गया। इनफैक्ट चार्ज एक ही तरीके का है। पॉजिटिव कब हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है। नेगेटिव कब हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज जो आने और जाने से एटम को पॉजिटिव और नेगेटिव कर रहा है। बिल्कुल क्लियर रखना कि चार्ज इज ओनली वन टाइप। देखो ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। ओनली वन टाइप चार्ज। ठीक है। अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां लिखता हूं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बेटा क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं बच्चों। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये कब बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, पहले इसको समझना भी आवश्यक है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? व्हेन चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अनदर एटम, दो एटम्स के बीच अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, बहुत गोल्डन स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर दो एटम्स के बीच चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, एक एटम चार्ज को लूज कर रहा है, दूसरा एटम चार्ज को गेन कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, a bond forms when charge is shared। चार्ज की शेयरिंग हो रही है between the two atoms। चार्ज is shared between two atoms। बच्चों मैंने क्या लिखा? दो एटम्स के बीच चार्ज की शेयरिंग हो रही, दो एटम्स के बीच चार्ज की शेयरिंग हो रही, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। दो एटम्स के बीच चार्ज का एक्सचेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अच्छा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी। पहली चीज आज मैंने आपको क्या सिखाई, ये चीज आपका थॉट लेवल चेंज कर देगा, थॉट प्रोसेस चेंज कर देगी। आज से ध्यान रखना, चार्ज इज ओनली वन टाइप। अब जो बॉडी टू टाइप की हो सकती है, एटम्स टू टाइप के हो सकते हैं जब आयनाइज्ड हो गए। आयंस आर टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज आयन एंड नेगेटिव चार्ज, बट चार्ज इज ओनली वन टाइप। ये ध्यान रखना, पहली बात, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब चार्ज का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब चार्ज की शेयरिंग होती है। नाउ आई एम कमिंग टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या बताया? अब फॉर एन एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, इसके मतलब एटम्स को पहले मुझे आयंस में कन्वर्ट करना है। और आयंस में कैसे कन्वर्ट होंगे? सपोज करो मैंने यहां एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। सोडियम एटम है, सोडियम एटम है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये कैटायन में बदल जाएगा। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा? अब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज कर रहा है क्योंकि ये स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाह रहा है। अब देखो, इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर Z इज 11। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 281, इसके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको?
क्यों बॉन्ड बनता है? क्यों बॉन्ड बनता है? टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अच्छा देखो, अब ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या दूसरा रास्ता क्या, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करते। अगर 7 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करना है, एक्सेप्ट करना है, ऑब्टेन करना, विच इज अ डिफिकल्ट टास्क। 7 इलेक्ट्रॉन इसको कौन दे देगा और क्यों ये एक्सेप्ट करेगा? लेकिन लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज इजियर टास्क। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान काम है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके 2-8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 2-8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर इसको, ये वैलेंस शेल इसका एम्प्टी हो गया, अब इसके अंदर 2 शेल्स ही रह गया। नाउ इफ आई से क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा? इसका एटॉमिक नंबर Z इज 17, 287। अब फिर ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, और जब ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करने पड़ेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। लूजिंग ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन इज अ डिफिकल्ट टास्क। 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल काम है। तो ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, इट विल गेट नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। ऑक्टेट इज कंप्लीट। हियर ऑक्टेट इज कंप्लीट। दोनों का पर्पस सेम था। इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को एक्सचेंज करने का पर्पस क्या था? टू कंप्लीट द ऑक्टेट। और यहां पे इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किया। मोटा मोटा देखें तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, मोटा मोटा देखें तो क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ चार्ज। गॉट इट? अब देखो बच्चों, दोनों एटम्स जो थे सोडियम एंड क्लोरीन, दोनों किस फॉर्म में आ गए? आयंस की फॉर्म में आ गए। द मोमेंट दे आर चार्ज्ड, जैसे दोनों एटम्स चार्ज होंगे, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे, एंड दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कोलम्बिक इन नेचर। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे हो गए? दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कोलम्बिक इन नेचर, और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो गए। अट्रैक्टिव फोर्सेस ये कैसे हैं बच्चों? कोलम्बिक इन नेचर। और कोलम्बिक फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। इन दोनों के बीच क्या होगा? बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। इन दोनों के बीच क्या होगा? बॉन्ड। और द काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। बट ये फिनोमेना जैसे मैंने दिखा दिया इतना आसान नहीं। देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व। कैसे इन्वॉल्व है? लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। फिर से बताता हूं मैं आपको कि क्या प्रोसेस इन्वॉल्व, कैसे हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। देखो, सोडियम जो होता है बच्चों, सोडियम इज सॉलिड। सोडियम किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। अब देखो बच्चा, सोडियम सॉलिड था, और मैंने आपसे कहा सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, चार्ज को लूज किया। तो सॉलिड स्टेट में कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है। अब कब करता है? आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, पीरियडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को कब लूज करता है? जब वो गैसियस स्टेट में होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करता है? जो लूजली बॉन्डेड। इसके बारे में मेरा एक वीडियो है, वो भी आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, और उसको जरूर देखिएगा। इससे आपको आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। तो कोई भी एटम सॉलिड स्टेट में है, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। पहले मुझे इसको किस में ले जाना पड़ेगा? गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ेगा। और गैसियस स्टेट में जब हम ले जाएंगे बच्चों, तो इसको हमें डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन देना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देना पड़ेगा। अब ये गैसियस स्टेट में आ गया, इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड हो गए। यहां पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंडेड स्टेट में थे, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। अब यहां पर जब हम इसको इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी देंगे, क्या देंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, amount of energy required to release a loosely bonded electron is called ionization enthalpy. जब आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करेंगे, सोडियम अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा,
गैशियस फेज में रहेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अब देखिए यहां पे क्लोरीन क्या है, Cl2 गैशियस फॉर्म में है, हमें एक क्लोरीन चाहिए तो आधा मॉलिक्यूल लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और इसको डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे। डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन मतलब मॉलिक्यूल से एटम बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये क्या हो जाएगा, एटम में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, Cl गैशियस एटम बन गया। जब Cl एटम में बन गया, अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा या गेन होगा वो गैशियस फेज में हो सकता, सॉलिड और लिक्विड फेज में नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करेगा Cl माइनस बन जाएगा, ये गैशियस फेज में ही है। अब देखो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये रिलीज होगी, इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया। ये देनी पड़ेगी पॉजिटिव, ये देनी पड़ेगी पॉजिटिव, ये देनी पड़ेगी पॉजिटिव, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो ये Cl माइनस गैशियस फेज में, Na+ गैशियस फेज में, दोनों के बीच इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, इनके बीच इंटरेक्शन शुरू हो गया। बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ये दोनों Na+ Cl- इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो गए, गैशियस फेज में चले गए। अब गैसियस से इनको सॉलिड फेज में लाना पड़ेगा, NaCl क्रिस्टल फॉर्म में आएंगे, तो ये एनर्जी एक और लूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अच्छा बच्चों देखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी, Le इज लैटिस एनर्जी, ये दोनों एनर्जी रिलीज हो रही, और ये दोनों एनर्जी इन सारी एनर्जीज को कंपनसेट करेंगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन बोथ द वे विल कंपनसेट ऑल थ्री अदर एनर्जी। कौन कौन सी? सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हीट ऑफ एटोमाइजेशन, जो मॉलिक्यूल से एटम में बनाता है, ये दोनों कंपनसेट करेंगे। तो इफ यू लुक एट हियर, तो हमें क्या क्या देना पड़ा, देखना बेटा, देखिए प्लीज लुक एट हियर, हमें डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन देना पड़ा, प्लस डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन देना पड़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हुई, लैटिस एनर्जी रिलीज हुई। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। And this entire cycle is called, इसे कहते हैं बॉर्न हेवर साइकिल। जो आप NaCl की फॉर्मेशन देखते हैं क्रिस्टल फॉर्म में बनता है, दिस एंटायर फिनोमेना पूरा साइकिल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्न हेवर साइकिल। ये अच्छा देखो बच्चों, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड होती है, बट ये वेरी करती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी जो चाहिए होती, दिस इज कम्स फ्रॉम हियर। क्या क्या एनर्जी देनी पड़ी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, क्या देना पड़ा, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो आयनिक बॉन्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो डिपेंड करेगा लैटिस एनर्जी। सबसे पहली चीज आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको देनी पड़ रही, इट शुड बी लो। जो चीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही, ये कैसी होनी चाहिए, लो। अगर ये एक्सीड कर गई, क्योंकि ये तीनों एनर्जीज का फैक्टर इन दोनों से कंपनसेट हो रहा है, अगर ये बढ़ गई, ये नहीं बढ़ी, तो फिर ये कंपनसेट नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो इन्हीं से कंपनसेशन होना है। तो ये कब हो सकती, व्हेन दिस इज लो। व्हाट फैक्टर्स फेवर्स आयनिक बॉन्ड, आयनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना चाहिए, लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए। दीज आर द थ्री फैक्टर्स ऑन विच आयनिक बॉन्ड डिपेंड। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूं,
factors which favors ionic bond formation. Ionic bond formation. पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा फैक्टर किस बात पे आयनिक बॉन्ड डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सेकेंड फैक्टर, दूसरा फैक्टर कौन सा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तीसरा फैक्टर जो आयनिक बॉन्ड जिस पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी. ये तीन फैक्टर्स जो हैं आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं. पहली चीज अब मैं इनको बताने जा रहा हूं और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी. क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होनी चाहिए? ऑलवेज कीप इन माइंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों लो होनी चाहिए. अच्छा एक बात बताओ, आपको सपोज करो अपने छोटे भाई को या ब्रदर को या सिस्टर को पैसे देने, तो आप क्या करोगे? कम देना चाहोगे, तो डोनेट हमेशा कम करते हो. लेकिन आपको मम्मी पापा पैसे दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? ज्यादा मिले ना, तो ये आपको डोनेट करना है. तो कैसा होना चाहिए? लो. टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है? डोनेशन कम करते हैं लोग, गेन ज्यादा करते हैं. ये आपको मिल रही है, ये आपको मिल रही, ये दोनों कैसी होनी चाहिए? लार्ज होना चाहिए. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड लो होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? हाई. और लैटिस एनर्जी भी आपको हाई होना चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है, इट विल फेवर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. लैटिस एनर्जी हाई है, इट विल फेवर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. आयनाइजेशन एनर्जी कैसी? लो है. अच्छा बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल लेके सिखाता हूं, डेफिनेटली यू विल एंजॉय. सपोज करो मैं यहां पर लेता हूं LiCl, लिथियम क्लोराइड. मैंने यहां लिया NaCl, मैंने यहां लिया KCl, मैंने लिया RbCl, मैंने यहां लिया CsCl. दीज आर द डिफरेंट सॉल्ट्स, कंपाउंड्स हैं. लिथियम क्लोराइड है, NaCl है, KCl है, RbCl है एंड CsCl. और मैंने आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के फैक्टर क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड फैक्टर विच फेवर्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तीनों लिख लिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा. और थर्ड फैक्टर बेटा मैंने क्या लिया? लैटिस एनर्जी. अच्छा देखो बच्चों, ये आपको पता है, मैंने ये थोड़ी देर पहले क्या बताया? लो होना चाहिए. ये कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए. और ये कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए. नाउ लेट मी टेल यू, यहां पे देखो ये कैटायन है, ये कैटायन है, ये कैटायन है, ये कैटायन, ये कैटायन, ये एनायन, ये एनायन, ये एनायन, ये एनायन. दो कैटेगरीज में मैंने ब्रेक कर दिया पूरे कंपाउंड को, पूरे सॉल्ट को दो कैटेगरी में ब्रेक कर दिया. अब देखो यहां से मैंने एक लाइन ऑफ डिमार्केशन खींच दी. एनायन ऑल आर सेम. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें होती है? एनायंस में. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron is absorbed by an atom in isolated gaseous state. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? हैलोजेंस की सबसे हाईएस्ट होती है अपने ग्रुप में. तो यहां पे हैलोजन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन हैलोजन डाउन द ग्रुप क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. जैसे मैंने यहां फ्लोरीन लिखा, क्लोरीन लिखा, आयोडीन लिखा, ब्रोमीन लिखा, आयोडीन लिखा. डाउन द ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी. तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती? क्लोरीन की होती. और यहां पे सब जगह क्लोरीन है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई रोल नहीं. अब हम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को पता करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई रोल नहीं, क्योंकि ऑल द आयंस आर सेम. तो हमें
आयनिक कैरेक्टर किस बात पे पता लगाना पड़ेगा, किस बात से पता लगाना पड़ेगा, कैटायंस के बेसिस पे। और कैटायंस में क्या देखेंगे हम लोग, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, लो। लो, अब देखो याद करो पीरियडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, अगर लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में जा रहे हैं, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स, क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। अगर मैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जा रहे हैं, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्यों, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। लिथियम से सोडियम का साइज बढ़ा, सोडियम से पोटेशियम का बढ़ा, पोटेशियम से रुबिडियम का बढ़ा, रुबिडियम से सीजियम का बढ़ा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही। और आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इसका मतलब इसकी हाईएस्ट इसकी लोएस्ट है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी फेवर्स आयनिक बॉन्डिंग, तो इसका मतलब इट इज मोर आयनिक, इट इज लेस आयनिक। व्हाट शुड बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मेरे वर्ड सुनो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर अमंग दीज सॉल्ट्स। क्या हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड मोस्ट आयनिक, उससे कम आएगा रुबिडियम क्लोराइड, उससे कम आएगा बेटा पोटेशियम क्लोराइड, देन NaCl, देन LiCl। एक बात ध्यान रखना, जो मोस्ट आयनिक होगा वो लेस कोवेलेंट होगा, और जो लेस आयनिक होगा मोर कोवेलेंट होगा। आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर, देयर इज नो स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिमार्केशन, वेरी करता है, ऑलवेज कीप इन माइंड। जो आयनिक ज्यादा होगा कोवेलेंट कम होगा, और जो कोवेलेंट ज्यादा होगा वो आयनिक कम होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। एक दूसरा एग्जांपल, ये समझ में आ गया? नहीं आया एक बार रिपीट करिएगा वीडियो, फिर से समझिएगा बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की हम लोग वो एग्जांपल ले रहे हैं जिससे हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रोल पता लगेगा। क्या पता लगेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मैंने यहां पे लिया NaF, NaCl, NaBr एंड NaI। अब देखिए ये सॉल्ट है मेरे पास, कौन कौन से हैं इसमें कंपाउंड्स? NaF है, NaCl है, NaBr, NaI। बहुत इजी, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। इसमें फिर एक लाइन मैंने डिमार्केशन की खींच दी, और ये लाइन क्या बता रही है? यहां पर कैटायंस, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन। अब देखो कैटायंस आर सेम, ionization energy is not going to play any role to decide ionic character among these compounds, among these salts। इन सॉल्ट में आयनाइजेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं। अब आपको किससे सोचना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किससे सोचना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आपको देखना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे अधिक है, मोर द इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? हाई। कैसी होनी चाहिए बच्चों? हाई होना चाहिए। तो हमें हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखना है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पिछला वीडियो देखना आप मेरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर जो वीडियो है, लिंक इसमें दिया होगा कमेंट बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें क्या होता है? हैलोजन्स की हाईएस्ट होती है, एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? डाउन द ग्रुप, बट देयर इज सम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? कि फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है, जबकि फ्लोरीन की अधिक होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, बट स्मॉल साइज होने के कारण, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने के कारण, ये इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम हो जाती है। इसका मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें किसकी है? क्लोरीन की है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? क्लोरीन की है। फ्लोरीन की कम क्यों होती? पिछले वीडियो में जो मैंने पीरियडिक क्लासिफिकेशन पे बनाया उसमें दे रखा है, आप जरूर देखिएगा, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आएगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? क्लोरीन से कम होती है, बट इन दोनों से अधिक होती।
तो यहां पर जो हम आयनिक कैरेक्टर बताएंगे, डिसाइड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे अधिक है बच्चों। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बेटा? सबसे अधिक है। देयरफॉर व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। NaCl सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक है एज कंपेयर टू NaF, देन NaBr एंड देन NaI. NaI less ionic, more covalent. NaCl more ionic, less covalent. Always keep in mind. This is another classification of ionic character. कैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा घटेगा? दो फैक्टर्स होता है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट एनर्जी का रोल। एक मैं एग्जांपल देता हूं जिसमें लेटेस्ट एनर्जी के बेसिस पे आप आयनिक कैरेक्टर रीड कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बस 1 मिनट का टाइम मैं आपसे और लेता हूं, विद इन अ मिनट आपको सिखाऊंगा। ओहो, लेटेस्ट एनर्जी का भी बहुत बड़ा रोल है। लेटेस्ट एनर्जी से कैसे, ये अगर बच्चों नहीं समझ में आया, जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई आंसर हाई। थर्ड, अब मैंने बच्चों एक एग्जांपल लिया, NaCl, MgCl2 एंड AlCl3, 3 कंपाउंड्स ले लिए। अगर NaCl की बात करें, अच्छा लेटेस्ट एनर्जी के बारे में बता देता हूं। लेटेस्ट एनर्जी होता क्या? सपोज करो Na प्लस एक कैटायन है और ये दिस इज Na और Cl माइनस ये हो गया, राइट? अब आप देखो, आपको NaCl दिख रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है एक Na एक Cl के साथ बॉन्ड बना रहा। आर यू अज्यूमिंग दैट? आपको NaCl जो फॉर्मूला दिख रहा है, दिस इज बेसिकली एस्टिशियोमेट्रिक फॉर्मूला। NaCl का ये एस्टिशियोमेट्रिक फॉर्मूला है, इसमें एक Na एक Cl के साथ। बेसिकली इट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। NaCl एक लेटिस होता है, इसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता है। इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं 58.5, वो मॉलिक्यूलर मास नहीं, वो फार्मूला मास कहलाता है। दिस इज कॉल्ड टू बी फार्मूला मास। तो NaCl का कोई फार्मूला नहीं होता है, ये एक एम्पेरिकल फार्मूला मान लेते हैं, क्योंकि एक Na एक Cl के साथ बॉन्ड बनता दिख रहा है। क्या अगर मैं एक Cl यहां पे रख दूं तो क्या बेटा आप बताओ मुझे, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे या नहीं होंगे? क्या ये Na इसके साथ बॉन्ड होल्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसे ही अगर मैं एक Cl यहां रख दूंगा तो ये भी, क्योंकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। ऐसे ही एक Cl मैंने यहां रख दिया तो ये इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस इस डोमेन, इस एरिया पे, इस अलग अलग आयंस पे डिपेंड करे। एक Na अगर एक Cl मैं यहां रख दूं तो भी इसके साथ बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। एक इस बोर्ड के पीछे रख दूं, एट ए टाइम एक Na कैन होल्ड 6 Cl। एक Na कितने Cl के साथ बॉन्ड पर एक टाइम में कितने Cl को होल्ड कर सकता? 6 Cl। एंड सिमिलरली एक Cl 6 Na को होल्ड कर सकता है। तो 6:6 इज द रेशियो ऑफ NaCl। तो 6 Na 6 Cl, देखना बेटा, 6 Na कितने? 6, Cl कितना? 6। अगर दोनों का रेशियो निकालो 1:1, तो NaCl जो है दैट इज इंपेरिकल फार्मूला कहलाता है, इट इज नॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो 58.5 है वो इंपेरिकल मास होता है या फार्मूला मास होता है। ऐसे कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं डिफाइन कर पाते हैं, क्योंकि देयर इज अ जायंट एटम्स चेन जो एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये क्लस्टरिंग ऑफ आयन हो गई। एक Na 6 Cl को होल्ड कर रखा, एक Cl 6 Na को होल्ड कर रखा। दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग ऑफ आयन। दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग ऑफ आयन। जब भी क्लस्टरिंग ऑफ आयन होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when clustering of ion form, or we can say that lattice energy is the amount of energy required to break the cluster। उस क्लस्टर को जो एटम आयंस का जमावड़ा हो गया, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो भी लैटिस एनर्जी कहलाती है।
लैटिस एनर्जी बच्चों, लैटिस एनर्जी is directly proportional to the product of charges, and lattice energy is inversely proportional to square of the distance between the nuclei of the opposite charges, of two opposite charges. दो opposite charges के nuclei के बीच की distance के square के बराबर होती. Or we can say that lattice energy is directly proportional to Q plus Q minus upon R square. नाउ 1 मिनट में अब आपको मैं समझाऊंगा. ये अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना. लेट मी टेल यू. अच्छा देखो बेटा, यहां पर Na प्लस Cl माइनस, यहां Mg2 प्लस Cl माइनस दो माइनस, यहां Al3 प्लस Cl माइनस 3Cl. अगर यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, इसका साइज सबसे बड़ा है. एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करेंगे. आयनिक रेडियाई सोडियम Na प्लस की सबसे बड़ी होगी, मैग्नीशियम की उससे छोटी होगी, एल्यूमिनियम की सबसे छोटी होगी. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई, more the atomic radii, smaller the ionization enthalpy, smaller the atomic radii. एल्यूमिनियम की सबसे कम होती है. लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में एटॉमिक रेडियाई घटेगी. लेस स्मॉल द एटॉमिक रेडियाई, मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसका मतलब हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब आते हैं लेटिस एनर्जी. अगर लेटिस एनर्जी देखोगे तो यहां पे Q प्लस फॉर NaCl, दैट इज E. Q plus for MgCl2, that is twice E. Q plus for AlCl3, thrice E. यहां पे 3 प्लस है तो 3E हो गया, यहां 2 प्लस है तो 2E हो गया, यहां +1 है तो इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर Q प्लस Q माइनस निकालें, अच्छा Q माइनस कितना होगा? Q माइनस तीनों में Q माइनस, दैट इज चार्ज ड्यू टू क्लोरीन, दैट इज E. दैट रिमेन्स सेम. तो अगर इसके लिए बेटा NaCl, लेट मी क्लियर द स्पेस. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, decreasing order of ionization enthalpy, decreasing. AlCl3 सबसे स्ट्रांग होगी, उससे कम होगा MgCl2, उससे कम होगा NaCl. अच्छा देखो, लैटिस एनर्जी की बात करें, लैटिस एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती? Q प्लस Q माइनस अपॉन R स्क्वायर. तो यहां पे Q प्लस फॉर NaCl सबसे कम होगा, Q प्लस MgCl2 उससे अधिक होगा, Q प्लस Al का सबसे अधिक होगा क्योंकि 3 प्लस होगा. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, डिक्रीजिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी? AlCl3 की, उससे कम होगी MgCl2 की, उससे कम होगी NaCl की. अच्छा बच्चों, लैटिस एनर्जी कैसी होनी चाहिए? लैटिस एनर्जी शुड बी हाई फॉर आयनिक. आयनाइजेशन एंथैल्पी लो, दो कंट्राडिक्टरी फैक्टर हो. लैटिस एनर्जी सबसे हाई AlCl3 की, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी AlCl3 की हाई है. और आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए. जब दोनों फैक्टर साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, लैटिस एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी, या लैटिस एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, गोल्डन स्टेटमेंट, गोल्डन पॉइंट, गोल्डन कंसेप्ट. ध्यान रखना बच्चों, लैटिस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी डोमिनेट कर लेगी. लैटिस एनर्जी AlCl3 की हाई है, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी AlCl3 की हाई. अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी दोनों आ रहे हैं
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम प्रीफर करेंगे। और आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो आउट ऑफ 3 सबसे लो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? NaCl की। मोर आयनिक NaCl। समझ में आया? अगर नहीं आया एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए बच्चों। आई एम श्योर आपको काफी क्लैरिटी आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताऊंगा, देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।